नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो करंट अफेयर की क्लास हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, एक तो हमने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ लिया था, एक पुरस्कार से संबंधित भी हमने पढ़ लिया था जिसमें दो चार जो एक तो नोबेल पुरस्कार वाला जो पुरस्कार है, इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, रजनीकांत को दिया गया था। ये तीन चार चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये आज वाला तो आपको पता ही है, इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, थंबनेल आपने देखा होगा ना। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय परिदृश्य भी इसमें शामिल किया है, मौद्रिक नीति की जो समीक्षा में रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट क्या है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा वो करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। और अभी क्या करना है, आपकी एग्जाम में 2 या 3 दिन के अंदर है, तो मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो दिसंबर महीने की क्रोनोलॉजी है वो शायद नहीं हो पाएगी, तो आप उसको मोटा मोटा है ना देख लें। और आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, ऑप्शन को देखेंगे तो आपको नाम वो सुनाई मतलब इस प्रकार लग जाएगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ और इसमें ये ऑप्शन है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर लेना। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो इसमें देखिए, भूटान और चीन के मध्य अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीमा विवाद के लिए कोई समझौता वो हुआ है। तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में भारत के कौन से पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर कोई समझौता वो किया गया है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, एक तो भूटान हुआ है, एक क्या हुआ है, चीन है। भूटान और चीन के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, और ये देखिए 2 नंबर का पॉइंट क्या है, डेनमार्क की पीएम नाम क्या है, मेटे फ्रेडरिक्सन, इसकी भारत यात्रा हुई थी और यात्रा के अंदर 4 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर वो किए गए हैं। और समझौते कौन से हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो समझौते होते हैं वही समझौते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से समझौते हैं वो किए गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, कि एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न वो पूछा जाए, वो भी राजस्थान के एग्जाम में बिल्कुल नहीं के बराबर चांसेज है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाल ही में अक्टूबर के महीने में कौन से देश की प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा की थी, तो कौन से देश की थी, डेनमार्क की थी। ठीक है, इसके अलावा एक ये छोटा सा आप याद रख लेना कि प्रकृति और लोगों को लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन है, इसके अंदर भारत है वो शामिल हो गया है। और भारत के साथ कितने देश हैं, 70 देशों का ये क्या है, समूह है। क्या है समूह का नाम, प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मैंने मतलब शामिल कर लिया ताकि आपके लिए नाम वो सुना हुआ लगे। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त आर्थिक मंच के ऊपर सहमत हुए हैं। कौन कौन से देश सहमत हुए हैं, 4 देश हैं। एक तो भारत है, एक इजराइल है, एक यूएई है और एक क्या है, अमेरिका है। ठीक है, तो संयुक्त आर्थिक मंच, इसको अभी जो नया नाम है वो क्या मिला है, न्यू क्वाड। क्वाड क्यों है, क्योंकि 4 देश शामिल है तो क्वाड बोल दिया, और नया है तो न्यू बोल दिया ना। न्यू क्वाड भी इसको कहते हैं, जिसमें 4 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक तो भारत है, एक इजराइल है, एक यूएई है और एक कौन है, अमेरिका है ना। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, है ना, जहाँ पे अभी आईपीएल का सीजन है वो खेला गया था। ठीक है, चीन ने नया भूमि सुरक्षा कानून पारित किया है, इसके अलावा चीन ने नया शिक्षा कानून भी पारित किया है। तो क्वेश्चन मैंने पहले बताया किस प्रकार बनेगा कि हाल ही में भारत के कौन से पड़ोसी देश ने भूमि सुरक्षा कानून और शिक्षा कानून को पारित किया है, तो ऑप्शन क्या होगा सही, चीन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफटीएफ वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था, इसने क्या किया है, तुर्की को भी अब ग्रे सूची के अंदर है वो डाल दिया है ना। ग्रे सूची मतलब आतंकवादी को ये क्या फंडिंग है वो दे रहे हैं, इसके मतलब एकदम से मतलब कंट्रोल वो नहीं करने हैं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इसको किस में डाल दिया जाएगा, ब्लैक सूची के अंदर वो डाल दिया जाएगा। आपको पता होगा पाकिस्तान 2018 से किस में है, ग्रे सूची के अंदर है। और भारत का कौन है, विरोधी देश है एकदम से। अगर भारत के विरोध में कुछ भी बोलना है तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान और फिर किसका नंबर आएगा, तुर्की का नंबर आएगा। लेकिन वो कहावत है ना कि जो बुरे संगतों की, जो बुरे लोगों की संगति होती है वो क्या बुराई बनाती है। तो इसका संगत किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ थी। तो पाकिस्तान कहाँ लेकर जा सकता था, ग्रे सूची के अंदर लेकर जा सकता था, जो उसने कर दिया। ठीक है, तो तुर्की क्या है, पाकिस्तान का क्या है, मित्र देश है, और तुर्की को भी अब किस में डाल दिया है, ग्रे सूची के अंदर डाल दिया। मतलब ये जो आतंकवादी घटनाएं होती है ना, या आतंकवाद बोल दो आप उसको, क्या ये फंडिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर रोक वो नहीं लगाते हैं। इसके साथ तुर्की के साथ और कौन कौन से देश हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो जॉर्डन है, एक माली है ना। इन तीनों देशों के अंदर, इन तीनों देशों को क्या है, ग्रे सूची के अंदर है वो शामिल किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से 3 देश हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या देगा, है ना, हाल ही में एफटीएफ ने कौन से देश को मतलब ग्रे सूची के अंदर शामिल नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, है ना, पाकिस्तान मिलेगा। तो पाकिस्तान ही सही होगा ना, पाकिस्तान को ग्रे सूची में अभी शामिल नहीं किया है। पाकिस्तान तो 2018 से बेचारा इसके अंदर ही है। इसको तो आप ग्रे से निकाल के कौन सी भी भेजने की बात है, ब्लैक के अंदर भेजने की बात है। और ब्लैक के अंदर भेजते ही जो दूसरे देशों से जो सहायता मिलती है थोड़ी बहुत, है ना, चाहे वो यूएनओ हो चाहे और कोई संस्था हो ना, कि गरीबों को वित्तीय सहायता या कुछ भी सहायता मिलती है वो फिर मिलने वो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ओके, फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, है ना। 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, टोटल कितने देश थे, पहला स्थान किसका है, लास्ट स्थान किसका है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक बोल दो या फिर जीएफएसआई बोल दो,
है ना। तो इसके अंदर टोटल कितने देश थे, 113 देश थे, है ना। 113 में पहला स्थान किसका है, आयरलैंड का है। दूसरा आपसे कोई पूछ ले तो ऑस्ट्रिया है, और तीसरा किसका है, यूके का, है ना, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो ये देखिए भारत का स्थान सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि आपने याद कर लिया कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 11वां है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उसके अंदर ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में टोटल 115 देशों के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, 11वां है। टोटल 113 देशों में भारत का स्थान कितना है, 11वां है। अब आपने 11 तो याद कर लिया, लेकिन 11 भी दो ऑप्शन में मिल गया, तो आपको टोटल देश भी याद करने हैं ना। तो टोटल देश कितने थे, 113 थे, और भारत का स्थान कितना कौन सा था, 11वां था। और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ऊंचा स्थान मिला, मतलब सबसे ऊंचा मतलब चीन की रैंकिंग है वो भारत से अच्छी है, 34वीं है। और इसके बाद जैसे म्यांमार की बात करें, है ना, या फिर मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इनमें भारत की रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा, है ना, एक चीन को छोड़कर। चीन की कौन सी रैंकिंग है, 34वां स्थान है, और भारत का कौन सा है, 11वां, है ना, बाकी देशों की लास्ट में है। और ये 113वां किसका है, बुरुंडी, है ना, बुरुंडी। तो ये भी आपको याद रखना, पहला आयरलैंड का है, भारत का 11वां है, बुरुंडी है वो लास्ट है 113वां, और चीन का है 34वां, बाकी सब पड़ोसी देश हैं वो भारत से नीचे हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के कारण आपको देखा होगा गरीबों की हालत और ज़्यादा गरीब होती जा रही है, काफ़ी भूखमरी वो बढ़ रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो ये जारीकर्ता भी आप याद कर सकते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन पूछा नहीं जाता ना एग्जाम के अंदर, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद करना चाहें तो कार्टेबा एग्रीसाइंस व इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा ये जारी की गई है। कौन सी चीज़, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हैगरलिफ हेल्प द्वारा। इसमें टोटल देश कितने, 116, है ना। आपको ये याद रखना है सिर्फ कि भूखमरी सूचकांक में टोटल देश हैं 116, है ना, भूखमरी ज़्यादा है तो 116 देश हैं, और जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसके अंदर 113 देश हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है, 101वां ना, बहुत माड़ी स्थिति है, बहुत माड़ी स्थिति है ना। वैश्विक भूखमरी मतलब कितने ज़्यादा लोग हैं, वो कितने हैं, भूखमरी मतलब भूखे सोते हैं ना, तो 116 टोटल देश हैं जिसमें भारत की स्थिति दयनीय स्थिति है, 101। और वो भी कब, जब भारत में लगभग शायद 10 किलो जो अनाज है वो शायद दिया जाता है ना, 10 केजी अनाज है वो गरीबों को मुफ्त दिया जाता है, तब भारत की स्थिति है वो इतनी दयनीय है। तो टोटल 116 देश है, और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, 101 है ना। और सोमालिया है वो कौन सा, 116वें नंबर पर है, वो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से अच्छी है, मतलब यहाँ पर भारत है वो सबसे ज़्यादा नीचे है। पाकिस्तान की रैंकिंग भी भारत से ऊंची है, नेपाल की भी ऊंची है, बांग्लादेश की भी ऊंची है। तो भारत के सब पड़ोसी देशों की स्थिति है वो भारत से अच्छी है, इसके अंदर आप इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका मुख्यालय आपसे कोई पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय वो कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना, ये आपको याद रखना है। हाँ तो दोस्तों बीच में छोटा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सॉरी। अभी हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, है ना, इसकी बात कर रहे थे। तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आपसे पूछ ले कि मुख्यालय वो कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और भारत इसका 6ठी बार क्या है, सदस्य है वो चुना गया है। और भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा, न्यू ईयर से अभी 6-7 दिन बाकी है ना, तो 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2022 से तो कार्यकाल क्या होगा, शुरू होगा। और कार्यकाल होता कितना है, 3 साल का कार्यकाल है वो होता है, ठीक है। और एक कोई भी सदस्य है वो लगातार 2 ही बार चुना जा सकता है। तो भारत अभी कार्यकाल जो 5वीं बार जो सदस्य बना था भारत, है ना, तो उसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, तो ये देखिए 31 दिसंबर 2021 को तो पुराने वाला कार्यकाल है वो समाप्त होगा। और भारत है वापस से 6ठी बार है वो सदस्य चुन लिया गया। और भारत के अंदर वोटिंग कितनी हुई, देखिए भारत के पक्ष में लगभग कितने देश थे, सदस्य देश हैं 193 महासभा के, है ना। और उसमें से भारत को समर्थन मिला 184 देशों का, है ना। तो कोई भी देश है वो सिर्फ 2 ही बार लगातार सदस्य वो बन सकता है। तो भारत ने ये क्या दूसरी बार सदस्य बन गया, मतलब 2024 में जब चुनाव होंगे तो भारत वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि 2 बार पहले क्या हो गया, सदस्य बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 6ठी बार क्या हुआ है, सदस्य चुना गया है। और भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो जनवरी 2022 से शुरू होगा। और 3 साल का है ना कार्यकाल, एक बार में कितना होता है, 3 साल का होता है। तो दिसंबर 2024 तक अब क्या रहेगा, सदस्य वो रहेगा, ठीक है। तो अभी 5वीं बार तो कार्यकाल चल रहा है भारत का, वो कब समाप्त होगा, 31 दिसंबर 2021 को तो समाप्त होगा। और जनवरी 2022 से वापस 6ठी बार जो सदस्य बना है उसका कार्यकाल वापस से 3 साल का शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी बात है कि 6ठी बार भारत है वो सदस्य बना है किसका, मानवाधिकार परिषद का। और टोटल 184 देशों का भारत को क्या हुआ, समर्थन वो मिला है। इसके अलावा ये भी आप याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि है उसका नाम क्या है, TS
त्रिमूर्ति, है ना। काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर आपने नाम वो पढ़ा होगा, TS त्रिमूर्ति, है ना। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है एक और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी टोटल कितने देश हैं, 116। और याद कीजिए 116 देश एक जगह और पढ़े हैं आपने, कहाँ पढ़े हैं, भुखमरी सूचकांक में, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, 101वां, है ना, 101वां। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। 116 टोटल देश हैं, कहाँ पे, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 101वीं है ना, 101वीं, अभी तो पढ़ा है हमने। तो इतनी जल्दी मत भूलो यार, है ना। ये देखिए वैश्विक के भुखमरी सूचकांक 116 देश हैं, भारत का स्थान 101। और आप जब पढ़ेंगे कौन सा सूचकांक, जो एक और जो मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसके अंदर टोटल कितने देश थे, 113, और भारत की रैंकिंग वो कितनी थी, 71, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार और रिवीजन कर सकते हैं PDF से जल्दी जल्दी, या फिर वीडियो को आप देख सकते हैं जब भी आप सफ़र करें ना, एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल गया होगा तो आप जाएं, उस टाइम आप ईयरफोन लगा के सुन लें ना जल्दी जल्दी से, 2 गुना स्पीड के अंदर या 3 गुना स्पीड के अंदर, और वापस से एक बार रिवीजन हो जाएगा ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे टोटल कितने देश हैं, 116 देश हैं। इसका मतलब क्या है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको इस कंट्री का, मतलब जापान का, अगर आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, तो आप टोटल 192 देशों के अंदर बिना वीज़ा के जा सकते हैं ना, बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो भारत का ज़्यादातर एग्जाम्पल हम किसका देते हैं ना, नेपाल का। नेपाल के अंदर आपको जाने के लिए भारत का पासपोर्ट भी नहीं चाहिए ना, अगर पासपोर्ट हो तो आप भूटान है, श्रीलंका है, यहाँ पे आप जा सकते हैं पड़ोसी देशों के पास। तो भारत का रैंकिंग वो कितनी है, तो भारत की रैंकिंग आप देखेंगे 84, है ना, 84। ये तो है रैंकिंग, यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है रैंकिंग, है ना, ये तो है रैंक। और ये क्या है, टोटल कंट्री है ना, टोटल देश जहाँ पे आप बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। अगर जापान का आपके पास वीज़ा है तो आप 192 देशों के अंदर बिना वीज़ा के जा सकते हैं ना। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो आप 192 देशों के अंदर बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों के अंदर बिना वीज़ा की यात्रा है वो कर सकते हैं ना। जो भी पड़ोसी देश है ना, ये इन सब में आप बिना वीज़ा के वो जा सकते हैं, अगर भारत का आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, 84। और 116वां नंबर किसका है, अफगानिस्तान का, जिसमें अभी गृह युद्ध है, आप मान सकते हैं छिड़ा हुआ है, तालिबान, है ना, याद होगा आपको। तो इसकी कौन सी रैंकिंग है, सबसे लास्ट है, 116वीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो पासपोर्ट है वो 26 देशों के अंदर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। और चीन की रैंकिंग कौन सी है, 72 है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। तो ये जो मंथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, नवंबर मंथ की जो क्रोनोलॉजी है, अक्टूबर का इसके अंदर आपको जीके मिलेगा। इसके अंदर आपको 4 या 5% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो वाली एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि IPL वाला है, वो मैं आपको कल लेकर आऊँगा शायद, संभवतः कल। अब उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन वो बनेगा खेल से संबंधित। और ये आप समझ सकते हैं COP15 है ना। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसके अलावा भुखमरी सूचकांक है, यहाँ से एक क्वेश्चन वो डेफिनेटली बनने की संभावना है पूरी पूरी। फिर राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय और फिर प्रादेशिक जो परिदृश्य हमने पढ़ा था, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी। पुरस्कार में आपने नोबेल पुरस्कार पढ़ा है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पढ़ा है। और तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है ना, अच्छे से याद करनी है। तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है, COP15, इसका आयोजन कहाँ हुआ, 2 चरणों में इसका आयोजन होगा ना। एक तो हुआ वर्चुअली, है ना, वर्चुअली फर्स्ट चरण है वो 11 से 15 अक्टूबर 2021 को हो गया वर्चुअली। लेकिन जो सेकंड चरण होगा वो कहाँ पे होगा, कुनसिंग के अंदर होगा, चीन, कुनसिंग चीन में 25 अप्रैल से लेकर 8 मई तक ये है वो 2022 तक ये होगा। तो कहाँ होगा, चीन के अंदर होगा, COP15 का आयोजन, ठीक है, याद रखना आप। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, तो इतना ही है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सिर्फ इतना ही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, मोस्ट चीज़ें हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। एक तो है जैव विविधता सम्मेलन COP15, इसका जो फर्स्ट चरण है वो हो गया वर्चुअली, है ना। लेकिन जो सेकंड चरण होगा वो कुनसिंग चीन के अंदर होगा, ठीक है। और पासपोर्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 116 देशों में पहली रैंकिंग किसकी है, जापान और सिंगापुर की। और आपको तो भारत वाला याद रखना है, तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, 84वीं है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत है वो 6ठी बार क्या बना है, सदस्य बना है, जिसका कार्यकाल 2022 से शुरू होगा और 3 साल का कार्यकाल होता है। तो 2024 दिसंबर तक कार्यकाल वो रहेगा, है ना। वो स्थायी प्रतिनिधि कौन है, TS त्रिमूर्ति, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे, ये देखिए भुखमरी सूचकांक में टोटल कितने देश हैं, 116 देश हैं। और भारत की रैंकिंग कौन सी है, 101वीं है ना। और इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें टोटल देश कितने हैं, 113 हैं। और भारत की रैंकिंग कौन सी है, 71 है, ये आपको याद रखना है। फिर तुर्की को भी ग्रे सूची के अंदर डाल दिया ना, पाकिस्तान पहले से था और तुर्की को भी अब डाल दिया, तुर्की, जॉर्डन और माली। चीन ने नया भूमि कानून बनाया है, शिक्षा कानून बनाया है, और ये न्यू क्वाड बनाया है। तो क्वाड के अंदर कौन कौन शामिल है, भारत शामिल है, इजराइल है, UAE है और अमेरिका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर और डेनमार्क की PM मेटे फ्रेडरिक्सन है, वो भारत की यात्रा पर आई थी। और भूटान और चीन के मध्य सीमा विवाद हेतु एक समझौता वो किया गया है। तो ये बस 4-5 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन वो बन सकता है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें वो थी नहीं, ठीक है।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं वो नहीं मिली है ना। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो लक्ष्य बात करेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं भारत जो फसल है ना, फसल के अवशेष जलाने में जो उत्सर्जन होता है, CO2 का उत्सर्जन है, जो बाकी उत्सर्जन होते हैं, कि फसल के अवशेष जलाने से जुड़े उत्सर्जन में भारत कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। तो ये मुद्दा वो छाया रहता है ना सर्दियों के अंदर, जो भारत का वातावरण वो काफ़ी ख़राब हो जाता है ना दिल्ली वगैरह का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन वो बन सकता है, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही तो मौसम वो काफ़ी ख़राब हो रहता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि फसल के अवशेष जलाने से संबंधित जो उत्सर्जन होता है, मान लीजिए आप फसल जलाएंगे तो CO2 का उत्सर्जन होगा ना, तो सबसे ज़्यादा CO2 का ही होता है। CH4 का भी हम मान सकते हैं, लेकिन CH4 का इतना नहीं होता जितना CO2 का होता है ना। CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो भारत कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है। भारत की अक्षय ऊर्जा स्थिति पर IEEF रिपोर्ट है कि भारत में लॉकडाउन के कारण जो लक्ष्य था 2022 का, उससे भारत अब बहुत पीछे है ना। 2020-21 के अंदर मात्र 7 गीगावाट ही भारत वो जोड़ पाया है ना। 7 गीगावाट ही अपने लक्ष्य के अंदर जोड़ पाया है। अक्षय ऊर्जा का मतलब कौन सा है? अक्षय ऊर्जा बोल दो, या फिर हरित ऊर्जा बोल दो, या फिर कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा, जिसके अंदर जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, ये सब ऊर्जाएं किस में आती हैं? अक्षय ऊर्जा के अंदर आती हैं, जिसको करने में या ऊर्जा को बनाने में हमें क्या हो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ना हो, है ना। तो ये आप देखेंगे तो भारत का लक्ष्य 2022 तक कितना था? 175 गीगावाट था ना। 2022 का लक्ष्य कितना था? 175 गीगावाट। और भारत का 2030 तक लक्ष्य है वो कितना है? 450 गीगावाट बिजली हम किससे बनाएंगे? अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे, है ना। इससे संबंधित ही आपने देखा होगा लगभग हर राज्य के अंदर, है ना, बड़े बड़े क्या सौर ऊर्जा प्लांट है वो लग रहे हैं ना। और मतलब घरों के अंदर भी लगाने पे भारत है वो क्या देता है? इसमें रियायत देता है, शायद 30% या 40% है वो क्या है, छूट रहती है ना। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और दुबई के मध्य, दुबई सरकार के मध्य क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है ना। कुछ इंपॉर्टेंट समझौता नहीं था उसमें, बस वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम हॉस्पिटल बनाएंगे, है ना, और शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो ये समझौता, आप समझौता क्या हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के साथ कौन से देश ने समझौता वो किया? तो दुबई की सरकार ने, UAE, है ना, UAE सरकार के मध्य अभी समझौता हुआ है जम्मू कश्मीर और UAE। तो ये एक तरीके से क्या, जम्मू कश्मीर को UT के तौर पर एक मान्यता के रूप में देखा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर से संबंधित अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाल में कौन से देश ने निवेश किया है? तो किसने किया है? दुबई ने किया है। ठीक है। या फिर UAE भी इसको बोल सकते हैं आप, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अब बात करते हैं, नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है वो जारी किया। भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र मतलब भारत का नक्शा बना दिया, और इसके अंदर यहाँ पे मतलब राजस्थान में ये सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है ना, और ये कोटा वाला है, और यहाँ पे ये जो मतलब तेल के कुएं हैं बाड़मेर में, मंगला, ऐश्वर्य। तो इस प्रकार का मानचित्र वो किसने जारी किया? नीति आयोग ने किया, जिसमें भारत की पूरी स्थिति, है ना, भारत के पूरे मानचित्र के ऊपर ऊर्जा से संबंधित जो भी प्लांट है ना वो सब दर्शाए गए हैं। ठीक है। इसका अर्थ यही है। तो किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। ये आपको याद रखना है। ओके। फिर बात करते हैं, ये देखिए कोविड के कारण भारत में जीवन प्रत्याशा में कमी हुई है। जीवन प्रत्याशा मतलब कि जो आदमी पहले 60-70 साल जीता था ना, वो अब क्या हो रहा है, 2-3 साल पहले ही मर रहा है ना। ये देखिए, तो जारी किसने किया? मुंबई की IIPS और दिल्ली की JNU, है ना। JNU वही जो विवादित मुद्दों के कारण छाई रहती है न्यूज़पेपर के अंदर, वही JNU, है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 2019 के अंदर पुरुष वो कितना जीता था? 69.5 साल, है ना, 69.5 वर्ष। और महिलाएं कितनी जीती थी? 72 ईयर, है ना। वो घटकर कितना हो गया 2020 के अंदर? कोविड के कारण 67.5 वर्ष तो क्या हो गया पुरुषों की, और 69.8 वर्ष किसकी होगी? महिलाओं की होगी। तो इसमें जीवन प्रत्याशा में क्या हुई है? कमी आई है ना। फिर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर, अब हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या पढ़ा है, तो इसके अंदर कुछ इतना मतलब खास है नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो भारत में जीवन प्रत्याशा के अंदर क्या आई है? कमी आई है। इसके अलावा नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र वो जारी किया है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि हाल ही में कौन से देश ने जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश किया? तो आप याद रखना, दुबई सरकार ने निवेश है वो किया। ठीक है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य 2022 तक अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा बोल दो, हरित ऊर्जा बोल दो, है ना, इसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी बोलते हैं। तो इससे प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कितना था? 2022 तक 175 गीगावाट है, और 2030 तक कितना है? 450 गीगावाट। ये क्वेश्चन वो बन सकता है। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न बनने की मेरे हिसाब से कोई संभावना है नहीं। फिर फसल के अवशेष जलाने पर भारत वो प्रथम स्थान पर, ये तो आप अपने आप ही कर देंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो लगभग न्यूज़पेपर के अंदर छाया हुआ रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखिए, नाम क्या है? लूसी, है ना। लूसी क्या है? क्षुद्र ग्रहों, क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ना, जो मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं और फिरते रहते हैं, चारों ओर चक्कर काटते हैं ना सूर्य के, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए नासा ने यह मिशन
16 अक्टूबर को लॉन्च किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लूसी क्या है, लूसी क्या है ना, लूसी। तो लूसी क्या है, किसी बिल्ली का नाम नहीं है ना, लूसी इसे मतलब देखने से लग रहा है किसी बिल्ली का नाम होगा ना, लेकिन लूसी क्या है, बिल्ली नहीं है। क्या है, एक मिशन है क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए। किसने भेजा है, नासा ने भेजा है। अब अगर आपकी साइंस भी अगर है ना, तो आपके लूसी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्षुद्र ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए चीन ने क्या 6 महीने के लिए नया अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर क्या है 3 यात्रियों को भेजा है अभी, है ना। तो चीन ने क्या भेजा है 6 महीने के लिए, तो ये क्या है विश्व रिकॉर्ड है वो बना रहे हैं ना। 6 महीने तक कोई नहीं रहा अभी तक अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर, तो चीन ये रिकॉर्ड बना रहा है कि चीन ने 6 महीने के लिए क्या अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर 3 यात्रियों का भी दल भेजा है, जिसमें एक क्या है महिला भी है। ठीक है, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। ओके, फिर है ये देखिए चीन ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है वो लॉन्च किया है। ये भी आप इंपॉर्टेंट रखना। तो आज वाले वीडियो में शायद चीन से संबंधित 4-5 कथन वो हो गए। तो एक तो चीन ने क्या भेजा है, 3 यात्रियों का दल भेजा है। चीन ने नया शिक्षा कानून भी लॉन्च किया है। चीन ने नया भूमि कानून भी बनाया। चीन ने एक सौर अन्वेषण उपग्रह भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये देखिए एक नया नाम और आ रहा है नूरी, हाँ। ऊपर तो क्या था लूसी, लूसी तो क्या था क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए अमेरिका ने एक उपग्रह वो भेजा है। और नूरी क्या है, दक्षिणी कोरिया ने अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है, नूरी, है ना। तो नूरी और लूसी इसके बीच कंफ्यूज नहीं होना आपको। नूरी तो साउथ कोरिया है ना, किम जोन उन, है ना, ये नाम सुना होगा। अभी एक मतलब एक क्या बताऊँ, एक हास्यास्पद आप मान सकते हैं कि वहाँ पे उसके पिता की शायद बरसी थी, उसके ऊपर 10 दिन तक क्या था राष्ट्रीय शोक था ना। आप हंस भी नहीं सकते अपने घर के अंदर। तो वो तो किसके थे, उत्तरी कोरिया, है ना। और ये बात किसकी है, साउथ कोरिया, है ना। सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की। तो नूरी है क्या है, दक्षिणी कोरिया ने अपना अंतरिक्ष रॉकेट है लॉन्च है वो किया है। इसका रॉकेट का नाम क्या रखा है, नूरी रखा है। और ऊपर हमने पढ़ा था लूसी, लूसी क्या है क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए नासा का एक क्या है मिशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत से संबंधित अग्नि 5 मिसाइल। काफ़ी अच्छी मिसाइल जो 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 5 से शायद इसकी ज़्यादा है, 8000 किलोमीटर तक है। लेकिन क्योंकि अभी इसकी ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर ही बताई जा रही है, तो अग्नि 5 तो नाम याद रखने के लिए 5 है आगे। और यहाँ पे रेंज भी कितनी है, 5000 किलोमीटर है। तो भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है, 8वां सफल परीक्षण है ये। और शायद 2013 में कौन सा पहली बार इसको परीक्षण वो किया गया था। और अब तक कितने 8 परीक्षण वो किए जा चुके हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है, मिसाइल है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि 5, है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन है नहीं, इससे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो INS विक्रांत से संबंधित आएगा। INS विक्रांत था वो क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसका दूसरा परीक्षण वो किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है, कोच्चि का कौन सा, कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि का कोचीन शिपयार्ड, ये नहीं है कोच्चि का क्या है, कोचीन शिपयार्ड, इसने निर्माण किया है। और भारत का पहला कौन सा है, स्वदेशी विमान वाहक पोत, है ना। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह है INS विक्रांत, है ना। और मैं भारत का जो पहला वैसे विमान वाहक पोत है ना, वो कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही में। 1 मिनट आप रुके, है ना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये देखिए 1 मिनट है, 1 मिनट कौन सा नाम था एक, हाँ विक्रमादित्य। ये भी याद रख सकते हैं आप कि ये तो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, है ना। और भारत का पास एकमात्र इससे पहले एक ही है विमान वाहक पोत, उसका नाम क्या है, विक्रमादित्य, है ना। INS क्या, विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य क्या है भारत का पास अभी तक चालू हालत में, है ना, जिसको हम काम में लेते हैं वो एक ही क्या है INS है, उसका नाम क्या है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इसके ऊपर से मतलब हेलीकॉप्टर है या फिर जो हमारे तेजस हैं ये विमान है वो उड़ सकते हैं, वो लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये भारत का क्या है, स्वदेशी है, भारत ने खुद बनाया। किसने बनाया, कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड के अंदर इसका निर्माण वो किया गया है। और इसका दूसरा परीक्षण वो किया गया है, नाम क्या है, विक्रांत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विक्रमादित्य तो भारत का वैसे पहला है, अभी चालू हालत में सिर्फ एक ही है आपके पास विमानवाहक पोत भारत के पास, और ये दूसरा है ना। और इसका ये पहला स्वदेशी भी है ना, जिसका निर्माण सिर्फ भारत में ही हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं अभ्यास। तो अभ्यास क्या है, तो अभ्यास है दोस्तों कि भारत ने देश में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, नाम क्या है, HEAT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया है। और इसको नाम क्या दिया है, अभ्यास नाम दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यास है वो क्या है। तो अभ्यास क्या है कि भारत ने देश में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT हीट का सफल परीक्षण वो ओडिशा के चांदीपुर से किया है। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे आर्थिक परिदृश्य से एयर इंडिया कंपनी है, उसको आपको पता होगा एयर इंडिया को बेच दिया गया। और खरीदा किसने है, टाटा सन्स ने खरीदा, है ना।
एयर इंडिया कंपनी को टाटा सन्स ने वापस खरीदा है। पहले भी ये टाटा सन्स की थी, बीच में ये गवर्नमेंट ने ले ली और वापस ने गवर्नमेंट ने इसको मतलब बेच दिया और टाटा सन्स ने वापस से इसको खरीद लिया। शायद 15,000 करोड़ की ये डील थी मेरे हिसाब से, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है, तो टाटा सन्स ने वो खरीद लिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 15 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है वो 9.5% रखने का अनुमान हो जताया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है वो क्या है, तो 9.5% है ना, 9.5%। और इतना ही अनुमान किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का है। ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के GDP विकास अनुमान को 9.5% पर ही बरकरार रखा है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं बार लगातार 8वीं बैठक हुई है जिसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर कोई छेड़छाड़ वो नहीं की गई है। ये जस्ट की तस है वो बनी हुई है ना, 4% ही पहले थी और अभी भी 4% है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 अक्टूबर को जो मौद्रिक नीति को लेकर बैठक होती है, हर 2 महीने में बैठक होती है। मतलब अभी अक्टूबर में हुई है तो दिसंबर में वापस होगी ना, तो उसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो रेपो रेट है वो क्या है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है, ये निशान है ना, माइनस का नहीं है, इस प्रकार एरो का निशान है ये, है ना। तो रेपो रेट तो क्या है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है, ये क्या है 3.35%। और सीमांत स्थायी सुविधा दर या बैंक दर है वो क्या है 4.25%। तो ठीक है, इतना ही है आज की वीडियो में। अब हमारा जो एक तो खेल परिदृश्य से संबंधित रहा है वो मैं आपको शायद कल प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये पूरा हमारी 1 मंथ की क्रोनोलॉजी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन अक्टूबर महीने से कुछ भी बनेगा वो इस वीडियो से बाहर वो नहीं जाएगा, है ना। तो ये टोटल 3 वीडियो बनेंगे। तीनों वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना, बाकी आपका काम वो चल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएंगे, MCQ टाइप आपकी एग्जाम है, ऑप्शन देखेंगे तो आपकी याद आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें और अच्छे से एग्जाम दें। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सभी क्वेश्चन वो करके आने। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।